हेलो दोस्तों, मैं शंकर लाल और आप सभी का स्वागत करता हूं बीएससी वाला सीकर पर। और मैं आपके लिए लेकर आता हूं रोज रोज गैस पेपर जो एग्जाम में अगली एग्जाम आने वाली एग्जाम में आपकी माइनर जो सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं उनके बारे में क्वेश्चन लेकर आता हूं। और आज आपके लिए लेकर आया हूं जो जिन जिन बच्चों की क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, उस माइनर सब्जेक्ट के इकोनॉमिक्स क्या क्या लेकर आया हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। और क्या क्या आपको पूछा जा सकता है, साथ ही साथ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अंत तक क्लास को देखते रहिए। अंत में आपको सारे क्वेश्चन बताए गए कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। और बड़े वाले क्वेश्चन पहले करवा रहा हूँ आपको, कौन कौन से, उन्हीं से छोटे वाले क्वेश्चन आपके किए जाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं अब क्या क्या है ना। बीएससी के लिए सभी सेमेस्टरों के लिए क्या रहने वाले महत्वपूर्ण और एक रात पहले पढ़कर पास होने वाली क्लास है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। पहले क्या है कि आपकी माइक्रो टीचिंग क्या होती, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक क्या होती है, इकोनॉमिक क्या होती है, इसका परिचय क्या होती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यह अर्थशास्त्र क्या है कि वह शाखा है, अर्थशास्त्र की वह कौन सी शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों को, केवल व्यक्तिगत एक एक को ना, जैसे कि एक उपभोक्ता हो, एक परिवार हो, एक फर्म और एक उद्योग हो, उनके लिए क्या होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। और आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। किस व्यवहार का अध्ययन करती है, किसी भी एक व्यक्ति उपभोक्ता हो या एक परिवार, उसका क्या करती है, आर्थिक, क्या करती है ये आर्थिक, आर्थिक व्यवहार का, आर्थिक व्यवहार का, आर्थिक व्यवहार का क्या करती है, अध्ययन करती है, अध्ययन, अध्ययन करती है। आर्थिक व्यवहार का क्या करती है, अध्ययन करती है। इसका मुख्य केंद्र कीमत निर्धारण है। मुख्य केंद्र क्या है, कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण। याद रखना कि मुख्य केंद्र पूछा जा सकता है कि माइक्रो टीचिंग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका प्रमुख केंद्र क्या है। तो प्रमुख केंद्र इसका क्या होगा, आपका कीमत निर्धारण होगा। जिसे इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कीमत का सिद्धांत कहते हैं, कीमत का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमत का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है। देखते हैं आगे और क्या क्या है। अगला है कि अर्थव्यवस्था की, इसी में एक पूछी जाती है अर्थव्यवस्था की जो सेंट्रल समस्याएं होती है वो कौन कौन सी है। तो इसमें साधनों की सीमितता होती है। एक तो क्या होती है आपकी, साधनों की सीमितता होती है, उनकी वैकल्पिक योग उपयोगिता के कारण हर अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी तीन मुख्य समस्याएं, कौन कौन सी जो केंद्रीय समस्या होती है, साधनों की क्या होती है, सीमितता होती है। और तीन मुख्य समस्याएं कौन कौन सी होती है, तो एक नंबर, क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि एक तो क्या किया जाए, किस चीज का उत्पादन किया जाए जिसे हम क्या कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। इसके आधार पर क्या किया जाता है कि अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, जैसे कि उपभोक्ता की वस्तुएं या पूंजीगत वस्तुएं, या कितनी मात्रा में की जाए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो उद्योग है उसकी कितनी ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी, कैसे उत्पादन किया जाए। पहले क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, फिर दूसरी समस्या होती है, पहले तो क्या उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए, फिर हाउ टू प्रोड्यूस। यह तकनीक के चुनाव से संबंधित है। उत्पादन श्रम प्रधान तकनीक है, क्या है, श्रम प्रधान तकनीक है। इसमें सबसे ज्यादा मजदूर लग से किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक से किया जाए, या ज्यादा से ज्यादा मशीनों का प्रयोग किया जाए, या तो क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा मशीनों का प्रयोग किया जाए या किसी मजदूरों को पैसे देकर ये किया जाए। और किसके लिए उत्पादन किया जाए, हाउ टू, क्या कैसे उत्पादन किया जाए। पहले तो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। यह उत्पादन के वितरण से संबंधित है, अर्थात राष्ट्रीय आय वितरण समाज के विभिन्न वर्गों, अमीर या गरीब के बीच कैसे हो, इसके बारे में इसमें क्या किया जाता है, बताया जाता है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मांग के नियम को मांग वक्र की सहायता से समझाए। जो मांग, जो आपकी डिमांड, जो आपकी डिमांड है, इस डिमांड को क्या वक्र की सहायता से क्या करना है, समझाना है ना। मांग का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। यह नियम क्या बताता है कि यह अन्य बात
बातें समान रहने पर, जैसे कि उपभोक्ता की आय होती है, उपभोक्ता की रुचि होती है ना, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग भी बढ़ती है। सॉरी, कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि बाहर अभी देख लो, सोने की कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है ना, जो मिडिल क्लास है वो अप्रोच नहीं कर पाती। फिर है कि कीमत कम हो जाती है। यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, अर्थात कीमत और मांग के बीच की विपरीत जो नेगेटिव संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है, आपकी मांग का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। फिर मांग वक्र क्या होता है, यह डिमांड कर्व क्या होता है, तो डिमांड कर्व की अगर बात करें तो मांग वक्र से ऊपर नीचे की दाहिनी ओर गिरता हुआ होता है। यह दर्शाता है कि कम कीमत पर उपभोक्ता अधिक मात्रा खरीदने को तैयार है। नियम क्या है, खरीदने को तैयार है। ये क्या बता रहा है कि डिमांड मांग वक्र ऊपर से नीचे दाहिनी ओर है ना, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर इसे चलता रहता है, और यह दर्शाता है कि कीमत, कम कीमत पर उपभोक्ता अधिक मात्रा खरीदने को तैयार है, कम मात्रा में अधिक वस्तुएं खरीदने को तैयार है। और फिर वो क्या वेट करेगा, इसकी ग्रोथ को वेट करेगा। ठीक है बेटा जी। अगला है, नियम के कारण क्या क्या हो सकते हैं, आय पर क्या प्रभाव पड़ता है नियमों से। तो कीमत कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक क्रय शक्ति बढ़ जाती है। अब मानो कि कोई वस्तु उसे खरीदनी है, अगर उसकी महंगी है, अगर उसकी जो प्राइस है वो ज्यादा है, तो क्या होगी कि एक वस्तु ही खरीद पाएगा। अगर मानो कि इस वस्तु की कीमत पर ऐसी वस्तुएं 5-6 मिल रही है, तो उसकी क्या वास्तविक क्रय शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रतिस्थापन प्रभाव, एक तो आय का प्रभाव, एक प्रतिस्थापन का प्रभाव क्या होता है। तो वस्तु सस्ती होने पर लोग अन्य महंगी वस्तुओं के स्थान पर इसका क्या कर देते हैं, उपयोग शुरू कर देते हैं। एक तो मानो कि आप बुलेट लेकर आओ, है ना, बुलेट लेकर आओ, ठीक है, और उसी के स्थान पर क्या करते हैं कि आप एक प्लेटिना लेकर आ जाओ, है ना। काम दोनों का वही है, बुलेट का रुतबा होता है और प्लेटिना। अगला है उपयोगिता का ह्रास का नियम। उपयोगिता के ह्रास का नियम मतलब उपयोग के ह्रास का नियम क्या होता है, अधिक मात्रा पर खरीदने पर प्राप्त संतुष्टि कम हो जाती है, और इसलिए उपभोक्ता अधिक मात्रा में खरीदता है जबकि कीमत कम है। क्या बोल रहा है कि उपयोगिता अधिक मात्रा पर खरीदने पर संतुष्टि कम हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा चीज खरीदने पर क्या हो जाती है कि यार आती पड़ी है। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, इकाई 2 में उपभोक्ता संतुलन और उपयोगिता का विश्लेषण है। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। सीमांत उपयोग, कम क्या उपयोगिता, क्या सीमांत है, कम वस्तुएं चाह रही है, सीमांत वस्तुएं चाह रही है, तो उसे क्या करना होगा। तो उसमें याद रखना कि सीमांत उपयोगिता का ह्रास का नियम क्या है। यह नियम कहता है कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु की मानक इकाइयों का निरंतर उपभोग उपभोग करता है, निरंतर उपभोग करता है, वैसे वैसे प्रत्येक अगली इकाई में से मिलने वाली उपयोगिता या संतुष्टि घटती है। ठीक है। दूसरा नियम है कि उपभोक्ता संतुलन का नियम। यह नियम कौन सा होता है, तो याद रखना कि एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एमयू की कीमत प्राइस के बराबर हो जाती है। अब इसमें शर्तें कौन कौन सी होती है, तो शर्तें याद रखो। एक तो शर्त होती है SMU P$, है ना, ये तो थोड़ी सूत्र देख लेना। संतुलन उपस्थिति, उपभोग अपनी सीमित आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ ये मान लिया जाता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। ठीक है, यह रहती है। नेक्स्ट है अगला, उदासीन वक्र क्या है। उदासीन वक्र क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाइए। उदासीन वक्र, उदासीनता वक्र, है ना, इनडिफरेंस कर्व कौन सा होता है, आईसी कौन सा होता है। तो यह वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों, है ना, को दर्शाता है। दो वस्तुएं और संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोग को समान स्तर पर संतुष्टि प्राप्त होती है। चूंकि हर बिंदु पर संतुष्टि बराबर, इसलिए उपभोक्ता इनके बीच उदासीन रहता है। मतलब कि दो वस्तुएं हैं, आपकी दो वस्तुएं, इन दोनों वस्तुओं की कीमत क्या है, लगभग समान है।
तो अब उपभोक्ता क्या हो जाता है कि इसमें उदासीन हो जाता है कि ये खरीदूं या ये खरीदूं, ठीक है, ये दर्शाता है। फिर हर बिंदु पर विशेषता है क्या क्या, ऊपर से नीचे गिरता हुआ। एक तो ये क्या करता रहता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ रहता है, ये बाएं से दाएं नीचे गिरता है, क्योंकि एक वस्तु की मात्रा बढ़ने पर दूसरी को घटाना पड़ता है। मतलब कि क्या होता है कि लगभग समान होती है, इसकी मात्रा ज्यादा है और इसकी कम है, तो अगर हम इसकी बढ़ाएंगे तो इसकी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा, मूल बिंदु की ओर अंत्योदय, ओरिजिन है ना, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसमें क्या है, यह घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर है ना, और जो एमआरएस के कारण होता है। क्लियर है। अगली है, दो आईसी कभी एक दूसरे को नहीं काटती। दो आईसी एक दूसरे को कभी भी, जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटता, कि इन दोनों वस्तुओं का समान, जैसे कि ये दो कर्व चल रही है, इन पर ऐसे डिफरेंस चलता रहता है, लेकिन ये दोनों समान एक क्या नहीं करती है, एक दूसरे को काटती नहीं है। फिर एक, कभी नहीं काटती, संतुष्टि अलग स्तर को दर्शाता है, ऊंचा वक्र है ना, हाई वक्र, उच्च संतुष्टि, जो वक्र मूल बिंदु से जितना दूर ऊपर होता होगा वह उतनी अधिक संतुष्टि दर्शाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है पांचवा, कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत अवधारणा को समझाइए। तो इसमें उत्पादन प्रक्रिया खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। पूछा जा सकता है कि धन लागत किसे कहते हैं। धन लागत, तो याद रखना उत्पादन प्रक्रिया में खर्च किए गए धन को ही क्या कहा जाता है, धन को ही, किए गए खर्च को ही क्या कहा जाता है, धन लागत कहा जाता है। इसमें एच ए एम पी पहले याद रखना, कुल लागत क्या होती है, तो टोटल कॉस्ट, टीसी क्या होती है, तो टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए किया गया कुल खर्च क्या होता है, कुल लागत होती है। क्लियर है। फिर इसमें स्थिर लागत होती है ना, टीएफसी होती है स्थिर लागत, और परिवर्तनशील लागत टीवीसी होती है, और शामिल होती है जो एसटीसी बनती है, एसटीसी, एफ टीएफसी और टीवीसी डॉलर साइन वन बनता है, ठीक है। औसत लागत क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, प्रति इकाई उत्पादन की लागत। यदि कुल लागत को उत्पादन की मात्रा में क्यू से भाग दिया जाए तो औसत लागत प्राप्त होती है ना। जैसे कि सेक टीसी ओब्लिक क्यूएसआई, मतलब जितनी लागत हुई है और कितनी लागत हो बचत कितनी आई है, लागत कितनी, इन दोनों का एवरेज निकाला जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, औसत लागत कहा जाता है। सीमांत लागत क्या होती है, कम लागत, या मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एमसी क्या होती है, तो याद रखना उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। इनमें संबंध क्या होता है, एससी और एमसी में एवरेज कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट में दोनों में यू आकार के वक्र जो बनता है वो यू आकार के होते हैं, है ना। जब एससी गिरता है तो एमसी नीचे होता है, और जब एससी बढ़ता है तो एमसी उससे ऊपर होता है। एमसी वक्र एससी वक्र का उसके निचले बिंदु पर काटता है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट बाजार क्या है, बाजार के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए, मोस्ट लगा लेना चाहिए, देखने को मिल सकता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में। तो बाजार क्या है, बाजार के अर्थशास्त्र में बाजार अर्थ किसी विशेष स्थान नहीं है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से है जहां पर क्रय विक्रेता और विक्रेता आपस में संपर्क करके वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ यह नहीं है कि हाँ सापुरा सिक्कर बाजार है, वो बाजार नहीं। यहाँ पर क्रेता और विक्रेता, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों आपस में क्या कर सके, आदान प्रदान कर सके, वही क्या होता है, बाजार होता है। क्लियर है। बाजार के मुख्य रूप होते हैं, एक तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, जिसमें क्या होता है कि ना परफेक्ट कौन, है ना, कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता। याद रखना, जहां बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं और वस्तुओं की एक जैसी, और वस्तुएं भी क्या होती है, एक जैसी होती है, और कीमत बाजार द्वारा मांग आपूर्ति से तय होती है। वस्तुएं क्या होती है, एक जैसी होती है, लगभग एक जैसी होती है, और उसमें क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, बाजार के द्वारा उसका क्या किया जाता है, मूल्य निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा है एकाधिकार, है ना, मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है, तो जहां केवल एक ही विक्रेता होता है और उस वस्तु का कोई निकट विकल्प नहीं होता, विक्रेता कीमत पूर्ण नियंत्रण होता है। यह क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक वस्तु है और वो वस्तु उस बाजार में नायाब है, मतलब अलग है, अलग है तो क्या होगा, अलग होगा तो
विक्रेता क्या करेगा, बेचने वाला क्या करेगा, अपने हिसाब से क्या करेगा, उसका मूल्य निर्धारण करेगा, बाजार पर नियंत्रण नहीं रहता। दूसरा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता ना, मोनोपोलिटिक्स कंपटीशन, ये क्या होता है, जहां बहुत सारे विक्रेता होते हैं लेकिन उनकी वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न है ना। वस्तुएं क्या होती है, डिफरेंट होती है। वस्तुएं डिफरेंट होती है, जैसे साबुन या टूथपेस्ट के विभिन्न ब्रांड होते हैं, टूथपेस्ट और साबुन अलग अलग आती है। और अगला अल्प अधिकार क्या होता है कि जहां बाजार में केवल कुछ विक्रेता होते हैं, जैसे टेलीकॉम या ऑटोमोबाइल कंपनियां। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है सातवां लागत। लागत तथा अर्थ लगान, अर्ध लगान। लगान तथा अर्ध लगान की अवधारणा को समझ आए। लगान और अर्ध लगान क्या होता है इसमें, जैसे लगान रेंट क्या होता है ना, रेंट रेंट और आपकी किस में पूछा गया है, क्यूसी रेंट में पूछा गया है। क्यूसी रेंट और रेंट में पूछा गया है। तो रेंट क्या होता है, रिकॉर्डों के अनुसार लगान भूमि उपज का वह भाग जो स्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के उपयोग के लिए दिया जाता है। यह केवल भूमि जो प्रकृति सीमित देन है पर प्राप्त होता है। दूसरे, आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार लगान वह अधिशेष है जो किसी साधन वर्तमान आय, उसके स्थानांतरण आय, ट्रांसफर एंड जो अर्निंग्स होती है, इसके बीच का अंतर क्या होता है, रेंट होता है। ठीक है। अर्ध लगान क्या होता है, इस अवधारणा का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। प्रतिपादन किसने, पूछा जा सकता है, क्यूसी रेंट है ना। क्यूसी रेंट का जो प्रतिपादन, अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसका, आपकी क्यूसी रेंट, किसका, क्यूसी रेंट का जो अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखना मार्शल ने किया था। किसने किया था, आपके मार्शल ने किया था। अर्ध लगान वह आय है जो मनुष्य द्वारा द्वारा निर्मित मशीनों और उपकरणों का अल्पकाल में प्राप्त होती है। क्या बोल रहा है, निर्मित मशीनों द्वारा उपकरणों द्वारा अल्पकाल में प्राप्त होती है। अल्पकाल में मशीनों की पूर्ति स्थिर होती है, इसलिए मांग बढ़ने पर उनसे आय बढ़ जाती है। दीर्घकाल में पूर्ति बढ़ाई जा सकती है, इसलिए अर्ध लगान समाप्त हो जाता है। सूत्र आप याद देख ही लेना। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके लिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, लाभ एवं ब्याज की अवधारणा को समझाइए, है ना। आपका इंटरेस्ट है ना, एक तो इंटरेस्ट और इंटरप्रेन्योर जो प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है, इन दोनों की क्या करनी है, आपको समझाना है कि दोनों क्या होता है। तो ब्याज क्या था, ब्याज पूंजी के उपयोग के बदले दिया जाने वाला भुगतान होता है। कुल ब्याज, इसमें जोखिम का पुरस्कार और असुविधा का भुगतान भी शामिल होता है। शुद्ध ब्याज वो होता है जो केवल पूंजी के उपयोग की कीमत पर आता है। सिद्धांत क्या होता है, किन्स तरलता अधिमान का सिद्धांत है ना, लिक्विड परफॉर्मेंस और थ्योरी कहता है कि लोग नगद पैसा अपने पास रखना चाहते हैं और इस नगद को छोड़ने के बदले पुरस्कार उन्हें मिलता है, वह ब्याज कहलाता है। जैसे कि आपने नगद पैसे आपने किसी को दिए तो उससे आप लेने वाला जो ब्याज रुपए से लेते हैं, वो क्या बोल रहा है कि वो पुरस्कार होता है। लाभ क्या होता है ना, लाभ लाभ उद्यमी उद्यमी प्रकार का होता है, को उसके जोखिम उठाने पर अनिश्चित सहने के बदले मिलता है। लाभ क्या होता है, किसी भी की वस्तु को आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो। ठीक है, किसी भी, जैसे कि कुछ समय पहले गंवार खरीदा गया था और गंवार खरीदने के बाद में क्या हुआ कि उसकी जो मूल्य था वो उसमें उछाल आया, उछाल आने के कारण प्रॉफिट हुआ था, लेकिन क्या पता किसी ने उन प्रॉफिटों में भी खरीदा था, ऊंचे दामों में भी खरीदा था, लेकिन क्या हो गया था, अचानक मूल्य गिर गया था, जिसके कारण उनको हानि भी हुई थी। यह उस पर क्या, किस पर निर्धारित करता है, उसके जोखिम पर निर्धारित करता है। शुद्ध लाभ कुल आगम से स्पष्ट और अस्पष्ट लागतें घटाने के बाद जो हिस्सा बचता है उसे शुद्ध लाभ कहते हैं। नाइट का सिद्धांत क्या कहता है, लाभ अनिश्चितता सहने का पुरस्कार है। संपीटर क्या कहता है, संपीटर का सिद्धांत क्या कहता है, लाभ नवाचार है ना, इन्वेंशंस या नई तकनीक लाने का परिणाम है। अर्थशास्त्र में सामान्य लाभ को लागत का हिस्सा माना जाता है, जबकि असामान्य लाभ को लाभ केवल बाजार की विशेष परिस्थितियों में माना जाता है। अब भाई जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीरीज ले लीजिए, सीरीज में मोस्ट लगा लीजिए, इनसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। इस पेपर में मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस केवल सुनते रहिए, है ना। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा अभी बता कर रहा हूँ। सूक्ष्म एक है ना, एक व्यक्ति से आय कितनी हो रही, पूरा एक एक पर निर्धारित। माइक्रो क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। एक ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं मैंने बताई थी क्या क्या थी,
अवसर लागत क्या है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, क्या अभिप्राय है, अवसर लागत से क्या अभिप्राय है, मोर मांग का नियम क्या है ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मांग का नियम क्या है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ति चक्र है ना, सप्लाई कर्व है क्या दर्शाता है, सप्लाई कर्व है क्या दर्शाता है, ये बताना आपको। उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी क्या है, उत्पादन संभावना भाई इस किसी भी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी उत्पादन की संभावना क्या है, कितना हो सकता है, ठीक है। प्रतिस्थापक वस्तुएं क्या होती है, प्रतिस्थापक वस्तुएं क्या होती है अभी बता कर रहा हूँ। अगर कोई वस्तु महंगी आ रही है और उसी प्रकार की वस्तुएं कोई सस्ती आ रही है तो उस महंगी के स्थान पर उस सस्ती को स्थापित करना प्रतिस्थापित कहलाता है। पूरक वस्तुएं क्या होती है ये आपको देखना है। कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल कुल उपयोगिता क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है। बजट रहेगा, बजट लाइन का अर्थ बताइए, बजट लाइन क्या होती है, देख लेना भाई है ना। मैं सेक्शन बी में जो आपके 10 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कौन कौन से पूछे जा सकता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रकृति और महत्व को समझाइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं का, है ना, केंद्रीय समस्या मैंने बता दी है। मांग वक्र का अर्थ बताइए, इसके ढाल के कारण समझाइए। तीसरा उत्पादन की संभावना, चौथा उत्पादन की संभावना वक्र की पीपीसी की सहायता से अवसर लागत को स्पष्ट कीजिए। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपके लिए सामान्य वस्तुएं एवं हीन वस्तुएं क्या होती है। लागत की विभिन्न किस्मों के संक्षेप में वर्णन कीजिए। कुल आय टीआर की औसत एआर, सीमांत आय में एमआर का संबंध स्पष्ट कीजिए, बता चुका हूँ। उदासीन वक्र क्या, जो इन डिफरेंस कर्व होता है उसका अर्थ और विशेषताएं मैं बता चुका हूँ, फिर से देख लेना। नेक्स्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विशेषताएं और महत्व का विस्तार कीजिए, विस्तार से व्याख्या कीजिए। मांग का नियम समझाइए, मांग वक्र की सहायता से इसे स्पष्ट कीजिए तथा इसके अपवाद लिखिए। उपभोक्ता संतुलन की अवधारणा को उदासीन बजट वक्र और बजट की रेखा की सहायता से समझाइए। लागत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। कुल लागत और औसत लागत की सीमांत लागत की आपसी संबंध को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया वापिस, बता चुका हूँ, बाजार वाला आ गया आपका। थैंक्स, धन्यवाद सभी का अंत तक बने रहने के लिए, और तैयार करके जाइए। बस आप एक बार क्लास को फिर से देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस दिमाग में जो आए वो लिख लेना। उस समय मेरा चेहरा दिखाई देगा एग्जाम में आपको सभी को, जना डर जाओगा। धन्यवाद सभी का, शुक्रिया। और बीएससी वाला सीकर को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि सारे माइनर सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ और आने वाले अगले सेमेस्टरों में भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। गेस पेपर उपलब्ध करवाते हैं, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हो। मेंबरशिप लेने के लिए आप हर्ष भाई से संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद सभी का, शुक्रिया।